प्रकट हो गया। उसके प्रकट होते ही जलाशय के किनारे एक अत्यंत सुंदर कमल का पुष्प उगाया। दूर से राज्य का मंत्री ये दृश्य देख रहा था। अरे, ये तो वही जादुई जलाशय है। सुना था कि इसके किनारे हर 100 वर्ष बाद एक जादुई कमल का पुष्प खिलता है और उस पुष्प के साथ एक सोने का हंस भी प्रकट होता है। हाँ, मैं तो अब तक इन बातों को मजाक समझता था, पर ये तो सत्य निकला। पर आश्चर्य की बात ये है कि इस पुष्प के उगने में अभी 20 वर्ष बाकी थे, पर 20 वर्ष पहले ये कैसे खिल गया? मुझे तुरंत ये बात महाराज को बतानी होगी। हाँ। ये कहकर मंत्री अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गया। कुछ ही देर में मंत्री राजमहल पहुंच गया। राजा सूरज मंत्री को देखकर मुस्कुराया। आइए 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 मंत्री जी, क्या बात है। आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कोई बहुत ही विचित्र दृश्य देखकर आए हैं। क्यों, आप जंगल की सैर पर गए थे ना? बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। मैं आज एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखकर आया हूँ। उसी के बारे में तो बताने के लिए मैं भागा भागा आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो ठीक है, उस विचित्र दृश्य का वर्णन तुरंत हमारे सामने किया जाए। महाराज, मैं जंगल की सैर कर रहा था। घूमते घूमते मैं जादुई जलाशय तक पहुंच गया। वहां के बारे में बचपन से दंत कथाएं सुनता आया हूँ महाराज, कि हर 100 वर्ष के बाद वहां एक जादुई कमल का पुष्प खिलता है। लेकिन महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, रंग बिरंगी किरणों से एक सफेद सोने का हंस प्रकट हुआ और बस उसी क्षण जलाशय के किनारे वो जादुई कमल का पुष्प खिल गया। परंतु विचित्र बात तो ये है महाराज कि ये पुष्प तो 100 वर्ष के बाद खिलना चाहिए था, लेकिन ये तो 20 वर्ष पहले ही खिल गया। ओह, ये तो बड़ी विचित्र बात कही तुमने। वैसे हम भी अब तक इसे केवल एक मिथ्या कथा ही समझते थे। महाराज, आप शायद उस जादुई पुष्प के रहस्य को पूरी तरह से नहीं जानते। कहा जाता है कि जो भी उस पुष्प कमल को खा लेता है वो अमर हो जाता है महाराज, अमर। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गया और तुरंत खड़ा हो गया। ओहो, तो ठीक है, तुरंत हमें वहाँ चलना चाहिए। हम भी वो पुष्प को खाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और सदैव इस धरती पर शासन करते रहेंगे। चलो। राजा को उत्सुकता देखकर राजकुमार विस्मित रह गया। पिताजी, पिताजी, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप जरा धैर्य रखिए। शायद आपने ये नहीं सुना कि दंत कथाओं के अनुसार कोई भी मनुष्य उस जादुई कमल को तोड़ नहीं पाया। जिसने भी प्रयास किया वो जलकर राख हो गया। ओह, क्या ये सत्य है मंत्री जी? महाराज, अब सुना तो मैंने भी यही है। राजा सूरज पुनः सिंहासन पर बैठ गया। तो फिर हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। अमर होने के लालच में हम अपना जीवन जोखिम में नहीं डाल सकते। राजा के आदेश के बाद मंत्री चुपचाप वहां से चला गया। दासपुर गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी बिंदिया के साथ रहता था। एक दिन हरिया खेत में काम कर रहा था, तभी रोती हुई बिंदिया वहां आ पहुंची।
क्या हो गया बिंदिया, तुम रो काहे रही हो? हमारी पुत्री गौरी अचानक से बेहोश हो गई। ये सुनकर हरिया घबरा गया और तुरंत घर की ओर दौड़ा। गौरी बेहोश पड़ी थी। हरिया ने उसे उठाया और सीधे वैद्य जी की झोपड़ी में पहुंच गया। वैद्य जी, मेरी पुत्री अचानक से बेहोश हो गई, कृपया देखिए ना उसे क्या हो गया है। वैद्य जी ने गौरी की जांच की और गंभीर स्वर में बोले, ये बताओ, क्या ये पहले से बीमार थी? बिंदिया, क्या बिटिया रानी पहले से बीमार थी? हाँ, ये कुछ दिनों से सही से खा नहीं रही थी और कहती थी कि उसके शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। वैद्य जी ने गौरी को एक औषधि दी। कुछ ही देर में गौरी को होश आ गया। हाँ, देखो, तुम्हारी पुत्री को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी हुई है। इस बीमारी का निश्चित इलाज मुझे ज्ञात नहीं है, पर हाँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो फिर इसका इलाज प्रारंभ कीजिए ना वैद्य जी। मेरी पुत्री को किसी भी तरह से स्वस्थ कर दीजिए, चाहे जो हो जाए उसे ठीक कर दीजिए। लेकिन इसके लिए मुझे विशेष प्रकार की औषधि बनानी होगी, जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां लगेंगी। वो जड़ी बूटियां राज्य के औषधालय में ही मिल सकती हैं और उनकी कीमत 50 सोने के सिक्के से अधिक होगी। क्या 50 सोने के सिक्के? ये तो बहुत बड़ी राशि है वैद्य जी। अगर मैं अपना खेत भी बेच दूं तो भी इतना धन नहीं जुटा पाऊंगा। अब ये तुम्हारी समस्या है कि धन की व्यवस्था कैसे करनी है। उपाय मैंने बता दिया, बस। हरिया निराश होकर अपनी पुत्री गौरी और पत्नी बिंदिया के साथ घर लौट आया। उसके आंखों में नम आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न था, अब आगे क्या किया जाए। हरिया सारी रात अपने घर पर बैठा अपनी बेटी गौरी के इलाज के लिए धन जुटाने की योजना बनाता रहा। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सुबह होते ही उसकी पत्नी बिंदिया ने उससे पूछा, 50 सोने के सिक्कों का इंतजाम कहाँ से करेंगे आप? चिंता मत करो बिंदिया, मैं गांव वालों से मदद मांगूंगा, कोई ना कोई सहारा जरूर मिलेगा। इतना कहकर हरिया घर से निकला और गांव के सबसे धनवान व्यक्ति धनीराम के घर की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में हरिया धनीराम के घर पहुंचा। उसने पूरी घटना धनीराम को बताई। राम राम धनीराम भाई। धनीराम भाई, मेरी बिटिया बहुत बीमार है। वैद्य जी ने जो औषधियां बताई हैं उसकी कीमत 50 सोने के सिक्कों की है। आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ा मदद कर दीजिए। बिटिया बहुत बीमार है धनीराम भाई, कुछ तो मदद कर दीजिए। ए हरिया, तू कोई 2 या 3 सिक्के नहीं मांग रहा, तू सीधा 50 सोने के सिक्के मांग रहा है, और ये बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी सहायता मैं तो नहीं कर सकता भैया। अगर कोई तेरी मदद कर सकता है तो वो केवल और केवल है इस राज्य के राजा सूरज, और मुझे लगता है कि तुझे महल जाकर सीधा महाराज से ही मदद मांगनी चाहिए। हरिया को धनीराम की बात पसंद आई। उसने तुरंत महल जाने का निश्चय किया और बिना देर किए वहां से निकल पड़ा।
कुछ समय बाद हरिया राजा सूरज के दरबार में पहुंच गया। राजा सूरज अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में राजकुमार आदित्य भी उपस्थित था। कौन हो तुम? महाराज प्रणाम स्वीकार करें। महाराज मेरा नाम हरिया है। मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ। महाराज मेरी पुत्री गौरी अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि उसके इलाज के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए उनकी कीमत 50 सोने के सिक्कों की है। मुझ जैसा गरीब किसान भला इतना धन कहाँ से लाएगा महाराज? कृपया करके मेरी सहायता कीजिए महाराज। मदद कर दीजिए हमारी बिटिया की, कर दीजिए महाराज मदद। हरिया की आवाज में विनम्रता और पीड़ा थी। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताजी ये बहुत गरीब किसान है, अपनी बेटी की बीमारी के कारण व्याकुल है। कृपया 50 सोने के सिक्कों की सहायता कर दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। राजकुमार की बात सुनकर राजा सूरज क्रोधित हो उठा। दरअसल राजा सूरज प्रजा के प्रति बहुत कठोर और निर्दयी शासक था। राजकुमार आदित्य, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम हर किसी की ऐसे ही मदद करने लगे तो राजकोष खाली हो जाएगा। आज ये 50 मांग रहा है, कल कोई 100 मांगेगा, फिर 1000, फिर 1 लाख। ऐसे हम किसी की भी सहायता नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुप रहो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि तुम सीख सको कि राज्य कैसे चलाया जाता है। जब तुम राजा बनोगे तब ये सारी बातें तुम्हारे काम आएंगी। राज्य ऐसे दान करने से नहीं चलता, समझे? राजा सूरज ने फिर हरिया की ओर देखा और कहा, और ओ गरीब हरिया, 50 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम होती है। महाराज महाराज 50 सोने के सिक्के आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। बहुत छोटी सी रकम है आपके सामने महाराज। हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं, लेकिन अगर आज मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो कल कोई और आ जाएगा और फिर मुझे उसकी भी सहायता करनी पड़ेगी और ऐसे में हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। चलो अब तुम जा सकते हो, जाओ। हरिया ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, पर राजा सूरज का हृदय नहीं पसीजा। अंततः वो आंसू भरी आंखों से वहां से चला गया। थका हारा हरिया अपने घर लौटा। उसकी आंखों में निराशा थी। न जाने इस संसार को क्या हो गया है, कोई गरीब की मजबूरी नहीं समझता। महाराज के लिए 50 सोने के सिक्के कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता नहीं की तो नहीं की। हरिया रो पड़ा। तभी उसकी पुत्री गौरी वहां आ पहुंची। पिताजी, आंसू मत बहाइए। आपको अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये कहकर गौरी शांत स्वर में चली गई और अपने कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसकी नींद एक अनोखी जगह में खुली। गौरी ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक सुंदर हरे भरे जंगल में थी। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। ये क्या? मैं तो अपने घर पर सोई थी, यहाँ जंगल में कैसे आ गई? अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वहाँ एक विशाल जलाशय था।
जिसके किनारे एक सफेद कमल का पुष्प खिला था। उसी पुष्प के पास एक सफेद हंस खड़ा था जो गौरी की ओर देख रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम बीमार हो गौरी। तुम्हारी बीमारी का इलाज इस संसार के किसी जड़ी बूटी में नहीं हो सकता। तुम्हारा इलाज केवल इस सफेद कमल के पुष्प में है। इसे ढूंढो और पूर्णिमा की रात से पहले इसे प्राप्त करो। ये पुष्प हर 100 वर्ष के बाद खिलता है, मगर इस बार ये 20 वर्ष पहले ही खिल गया है। इतना कहकर हंस विलीन हो गया। अगले ही पल गौरी की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो भीगती हुई अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मैंने एक अद्भुत सपना देखा है। एक हंस ने मुझसे कहा कि मेरी बीमारी का इलाज किसी जड़ी बूटी से नहीं, बल्कि एक सफेद कमल का पुष्प से होगा। वही पुष्प जो 100 वर्षों बाद खिलता है, लेकिन इस बार 20 वर्ष पहले खिला है। गौरी के मुंह से उसके सपने का वर्णन सुनकर हरिया और बिंदिया बुरी तरह सहम गए। बिंदिया घबराई हुई बोली, कहीं हमारी पुत्री गौरी को वही जलाशय तो नहीं दिखाई दिया जिसके बारे में बरसों से विचित्र दंत कथाएं सुनते आई हूँ? जिस जगह का सपना तुमने बताया है, ये तो वही जलाशय लगता है, और ऐसा कहा जाता है कि उस जलाशय के किनारे हर 100 वर्ष के बाद कमल का पुष्प उगता है। हाँ, तो इसका मतलब मेरा सपना सत्य था। पिताजी, मैं उस जगह को अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। शायद वहाँ वाकई कोई सफेद कमल का पुष्प हो जिसे खाकर मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हें जंगल तक पहुँचने का मार्ग बता दूंगा। और बेटा, ध्यान से समझो, जंगल की सीमा शुरू होगी तो तुम्हें दाहिनी ओर मुड़ जाना है। कुछ दूर चलोगी ना तो वहाँ तुम्हें जलाशय दिख जाएगा। वही है वो जादुई जलाशय। गौरी बिना किसी भय के घर से निकल गई। कुछ देर बाद वो घने जंगल के बीच खड़ी थी। सामने 2 रास्ते जा रहे थे, एक दाहिने ओर और एक बाएं ओर। गौरी दाहिने दिशा की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर वो उस जगह पर पहुंची जहां उसके सामने वही सफेद कमल का पुष्प खिला था। गौरी आश्चर्य से भर गई। ये तो वही स्थान है जो मैंने सपने में देखा था। गौरी कमल के पुष्प को छूने ही वाली थी कि रंग बिरंगी रोशनी से वहां एक सफेद हंस प्रकट हो गया। गौरी चौंक गई। मुझे देखकर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो सपना तुम्हें दिखाई दिया, वो सपना मैंने ही अपनी जादुई शक्ति से दिखाया था। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम कौन हो? यूं समझ लो कि मैं इस जादुई कमल के पुष्प का रक्षक हूँ। वर्षों से मैं इसकी रक्षा करता आया हूँ ताकि ये किसी गलत मनुष्य के हाथ ना लगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल पूर्णिमा की रात है। कल रात तुम्हें यहीं पर आना होगा। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। तुम्हारी दुर्लभ बीमारी केवल और केवल इसी कमल के पुष्प से ही ठीक हो सकती है। कल रात मैं तुम्हें इलाज का रहस्य भी बता दूंगा। अब तुम जा सकती हो। इतना कहकर हंस वहां से गायब हो गया। गौरी वहां से चली गई। मगर दूर से यह पूरा दृश्य राज्य का मंत्री देख रहा था।
मंत्री भी तुरंत राजमहल की ओर भागकर राजा सूरज के समक्ष सारी घटना बताने लगा। महाराज महाराज महाराज, आज मैंने एक और आश्चर्यजनक विचित्र दृश्य देखा। महाराज, मैंने देखा कि एक लड़की जादुई हंस से बात कर रही थी। राजा सूरज ये सुनकर चौंक कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में लालसा की झलक आ गई। क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ी ही विचित्र जानकारी दी तुमने। अब आगे क्या करने का इरादा है? महाराज, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। कौन सा उपाय? महाराज, मेरा मानना है कि कल पूर्णिमा की रात को वो हंस उसी लड़की को कमल का पुष्प दे देगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो पुष्प लड़की के हाथ में आए, आप उससे छीन लें। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप वो पुष्प खाकर अमर बन सकते हैं। बस महाराज, थोड़ा सा पुष्प मुझको भी दे दीजिएगा, ताकि मैं भी आपके साथ अमरता को प्राप्त कर लूं। कोई तो आपका साथ देने के लिए होना चाहिए ना। यह सुनकर राजा सूरज प्रसन्न हो गया। लेकिन राजकुमार आदित्य इस योजना पर असहमत था। पिताजी, मुझे लगता है कि आपको मंत्री जी की बात नहीं माननी चाहिए। इस मामले में जरूर कोई गहरा रहस्य है। ओहो, तुम बकवास बहुत करते हो राजकुमार। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरे गुण है ही नहीं। पता नहीं किसकी औलाद हो। पिताजी, जिसे आप गुण कह रहे हैं वो अवगुण कहा जाता है, और इन्हीं अवगुणों के कारण आपको अत्याचारी राजा के नाम से जाना जाता है पूरे राज्य में। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि अच्छा हुआ आपके अवगुण मेरे रक्त में नहीं आए। राजा सूरज क्रोधित हो गया। ओह, मेरी बात कान खोल के सुनो राजकुमार। कल तुम भी हमारे साथ चलोगे। तुम्हारी आंखों के सामने ही हम उस पुष्प को तोड़कर खाएंगे और अमर हो जाएंगे। फिर तुम्हें पता चल जाएगा किसे गुण कहते हैं और किसे अवगुण। इधर दूसरी ओर गौरी ने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई। हरिया ये सुनकर स्तंभ रह गया और बिंदिया की ओर देखने लगा। बेटी, तुमने अकेले जलाशय जाने की अनुमति मांगी थी। हमने मना नहीं किया, लेकिन कल पूर्णिमा की रात हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। मैं और तुम्हारे पिता दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। जी, आप दोनों मेरे साथ चलिए। पिताजी, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कमल के पुष्प को खाने से मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो बेटी। अगली पूर्णिमा की रात हरिया, बिंदिया और गौरी तीनों उस जादुई जलाशय की ओर निकल पड़े। जलाशय की सतह रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही थी। तभी अचानक सफेद हंस प्रकट हो गया। हाँ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था गौरी। जल्दी से इस कमल के पुष्प को तोड़ लो। गौरी ने बिना संकोच कमल के पुष्प को तोड़ लिया। तभी राजा सूरज, मंत्री और राजकुमार आदित्य वहां पहुंच गए। आहा, लाओ लाओ लाओ, उस सफेद कमल के पुष्प को मेरे हवाले करो। लाओ। मूर्ख, ऐसा पाप मत करना। तुम चुप रहो। मेरे हाथ में तलवार है। अगर ज्यादा बोले तो सबसे पहले तेरी गर्दन उड़ा दूंगा और फिर इस लड़की को मार दूंगा। चलो, जल्दी से कमल का पुष्प हमें दो। ए लड़की,
अगर तूने हंस की बात मानी तो मैं तेरे पिता की जान ले लूंगा। ला इधर दे। गौरी बेबस हो गई। उसने कमल का पुष्प राजा सूरज के हवाले कर दिया। देखा आदित्य, इतनी आसानी से हमें ये पुष्प मिल गया और लोग तो इसे छूने से डरते थे। और अब इसे खाकर हम अमर हो जाएंगे। राजा सूरज ने पुष्प का एक अंश तोड़ा और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसका शरीर नीला पड़ने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? बेटे राजकुमार, देखो ये मुझे क्या हो रहा है? तभी सफेद हंस रंगीन प्रकाश से एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। मूर्ख राजा, जिसने भी लालच से इस पुष्प को खाया वो अमर नहीं हुआ, उसके लिए ये विष बन गया। लालची मनुष्य को ये पुष्प अमरता नहीं देता, बल्कि सीधे नर्क लोक के द्वार पर पहुंचा देता है। क्या तुम्हें इस बात का पता था मंत्री? नहीं महाराज, मुझे तो यही ज्ञात था कि इसे खाने से अमर हुआ जा सकता है। अगले ही पल राजा सूरज जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर शांत हो गया। वह मृत हो चुका था। राजकुमार आदित्य ने क्रोध में तलवार निकाली और मंत्री के ओर देखा। तूने मेरे पिता को गलत सलाह दी मंत्री। तूने उन्हें कभी सही मार्ग नहीं दिखाया। अब तुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजकुमार आदित्य ने एक ही वर्ड में मंत्री का अंत कर दिया। वातावरण में सन्नाटा फैल गया। गौरी, अब जल्दी से सफेद कमल का पुष्प उठा लो और उसका एक अंश खा लो। गौरी ने वैसे ही किया। जैसे ही उसने पुष्प का अंश खाया, उसके शरीर से प्रकाश की लहरें फूट पड़ी। माँ, पिताजी, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। गौरी, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं थी। क्या मतलब? दरअसल तुम इस पृथ्वी की नहीं हो। इस जलाशय के भीतर एक और जादुई संसार है। वहीं से तुम्हारा जन्म हुआ। 20 वर्ष पहले तुम्हारे माता पिता इस लोक में स्वर्ग सिधार गए थे। तब मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक भेजा, जहां हरिया और बिंदिया ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारी बीमारी इसलिए बढ़ी क्योंकि तुम्हारे 20 वर्ष की आयु के बाद पृथ्वी का वातावरण तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं था। इसीलिए तुम बीमार पड़ी। इसीलिए मैंने ये सफेद कमल का पुष्प 20 वर्ष पहले ही खिला दिया, ताकि तुम्हारा जीवन बच सके। तो क्या मैं आपकी असली संतान नहीं हूँ? नहीं गौरी, बेटा यही सत्य है। बरसों पहले हम तुम्हें इसी तालाब के किनारे से लेकर गए थे। हमने तुम्हें यही पाया था। लेकिन मैं आपको ही अपने सच्चे माता पिता मानती हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मानवता है। तुमने मनुष्यों के बीच परवरिश पाई है, इसीलिए तुम पृथ्वी लोक पर ही रहो। मैं 100 वर्षों के बाद फिर लौटूंगा, हंस के रूप में। इतना कहकर वो पुरुष रंगीन रोशनी में विलीन हो गया। राजा सूरज के निधन के बाद राजकुमार आदित्य ने शासन संभाला। कुछ दिनों बाद वो गौरी के पास आया। गौरी,
मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? हाँ राजकुमार। राजमहल में धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। गौरी अब एक राजकुमारी बन चुकी थी। रंगीन रोशनी के बीच जलाशय फिर शांत हो गया।